हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रिंस एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। तो हम बेसिकली क्लास 10th में मैथ्स का अपना नया चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को डिस्कस कर रहे थे, जहां पे इस चैप्टर के जितने भी लेक्चर्स हैं वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल हैं। और मैं सजेस्ट करूंगा कि कोई भी स्टूडेंट किसी भी लेक्चर को मिस ना करे, क्योंकि अगर आपने एक भी लेक्चर मिस कर दिया तो आपको आगे आने वाले लेक्चर अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। अब हमने जो अपना सर लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था वो अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वहां पे हमने बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के बारे में बात करी थी। और उस लास्ट लेक्चर में लास्ट की तरफ अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को हमने डिटेल में बात करी सर, डिटेल में सीखा। क्या कंसेप्ट था सर? तो हमने बिल्कुल डिटेल में जाना कि ग्राफिकली सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, ग्राफिकली सॉल्यूशन का क्या कंसेप्ट है। तो सबसे पहले सर हमने अपने एक इक्वेशन का प्लॉट देखा था। कैसी इक्वेशन का? तो हमने दो वेरिएबल वाले एक लीनियर इक्वेशन का प्लॉट देखा था सर, जो कि एक स्ट्रेट लाइन निकल कर आ रहा था। उसके बाद हमने क्या जाना सर? वहां से अपने सॉल्यूशन के कंसेप्ट को सीखने की कोशिश की थी, जो कि यह बता रहा था कि इस स्ट्रेट लाइन पे लाई करने वाला हर एक पॉइंट, इस स्ट्रेट लाइन पे लाई करने वाला हर एक पॉइंट आपकी इक्वेशन के एक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, इस स्ट्रेट लाइन पे लाई करने वाला हर एक पॉइंट आपके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन के एक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है सर। तो चूंकि हम देख रहे थे कि हम अपनी स्ट्रेट लाइन पे ऐसे अनगिनत बिंदु को ढूंढ सकते हैं, ऐसे अनगिनत बिंदु की बात कर सकते हैं, इसी वजह से हम कह देते थे कि हमारे इस करस्पॉन्डिंग इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। यानी कि ग्राफिकली अब मुझे यह समझ में आ रहा था सर कि अगर कोई मुझसे यह पूछता है कि आपके पास एक दो वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन है तो उसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, तो मैं उसको फटाफट जवाब दे सकता हूं कि सर उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। क्यों? क्योंकि हर सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक पॉइंट का सहारा लेते हैं, और ऐसे करके मेरे स्ट्रेट लाइन पे अनगिनत पॉइंट है, तो हम कह देते हैं कि मेरे इस पर्टिकुलर इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे सर। यह हमने डिस्कस किया था। अब देखो, यह चीज मैंने आपको क्यों रिवाइज करवाई? यह चीज मैंने आपको इसलिए रिवाइज करवाई क्योंकि यहां से सॉल्यूशन का एक कंसेप्ट हम जनरलाइज करने जा रहे हैं। तो बड़े ध्यान से सुनना कि अपने ग्राफ से सॉल्यूशन का क्या कंसेप्ट निकल कर आता है। तो सॉल्यूशन से रिलेटेड आपको ग्राफ के अंदर दो बातें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखनी है। बात नंबर एक क्या है सर? कि हर एक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक पॉइंट का सहारा लेना पड़ता है सर। अगर मैं नॉर्मली बात करूं, कुछ स्पेशल केसेस अलग हो जाएंगे जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल जान के चलो सर कि अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो हर एक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। यानी अगर ये एक पॉइंट है तो ये एक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है मेरी इक्वेशन का, ये दूसरा पॉइंट है तो ये मेरी इक्वेशन का एक और सॉल्यूशन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तीसरा पॉइंट है सर तो ये मेरी इक्वेशन का एक और सॉल्यूशन रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि मान लो मैं आपको कह रहा हूं कि मेरे पास ऐसे 50 पॉइंट है, तो ये 50 पॉइंट मुझे बता रहा है कि मेरे पास उस करस्पॉन्डिंग इक्वेशन के 50 सॉल्यूशंस है। इसी तरीके से कोई अगर आपको कह रहा है कि मेरे पास 1 करोड़ पॉइंट्स है, तो मैं कह दूंगा कि उस पर्टिकुलर इक्वेशन के मेरे पास 1 करोड़ सॉल्यूशंस है। यानी कि जितने पॉइंट्स उतने सॉल्यूशन सर। बहुत इंपॉर्टेंट बात। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात सर, कि ये जो हमारे सर स्ट्रेट लाइन के लिए सॉल्यूशन आ रहे थे वो कहां थे? तो हमने देखा सर कि सॉल्यूशन को हम पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहे थे, और मेरा जो पॉइंट है ना सर वो कर्व के ऊपर ही है। बहुत इंपॉर्टेंट बात सर, हमने उस एग्जांपल में जाना कि मेरे किसी भी सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो मैं पॉइंट के इस्तेमाल करता हूं वो पॉइंट कर्व के ऊपर ही है, वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही है। वो ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट लाइन के कहीं बाहर है सर, वो ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट लाइन के कहीं बाहर है सर। मतलब मेरा जो पॉइंट एक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है सर, वो पॉइंट हमेशा कर्व के ऊपर ही था सर, वो कभी भी कर्व के इधर उधर नहीं था। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सर कि आप अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस पे पॉइंट तो बहुत सारे ढूंढ सकते हो, लेकिन क्या हर एक पॉइंट की मदद से सॉल्यूशन की बात कर दोगे? नहीं कर पाओगे। यह बात सही है कि एक पॉइंट की मदद से एक सॉल्यूशन की बात होती है, लेकिन आपको यह भी ध्यान में रखना है कि अगर आप सॉल्यूशन की चर्चा कर रहे हो तो आपका जो पॉइंट है ना सर, वो पॉइंट आपके कर्व के ऊपर ही होना चाहिए। इधर उधर रहेगा तो सॉल्यूशन की बात नहीं होगी। यानी कि आपके पॉइंट को कर्व के ऊपर भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है सर, तभी आप सॉल्यूशन की बात कर सकते हो। और हमने ये देखा भी था कि हमारा
उस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जितना भी सॉल्यूशन था सर, उसको हम एक एक पॉइंट की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते थे, और वो हर एक पॉइंट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बार बार बताया था इसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। ये क्लियर हुआ? तो यहां से ये जो दो बातें समझ में आई सर, इसको जनरलाइज कर दी तो देखो क्या समझ में आता है। पॉइंट नंबर 1 कि सर हर एक पॉइंट की मदद से एक एक सॉल्यूशन की बात की जा सकती है नॉर्मली, यानी नॉर्मली एक पॉइंट की मदद से एक सॉल्यूशन, दो पॉइंट की मदद से दो सॉल्यूशन, एंड सो ऑन। इसी तरीके से एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ध्यान में रखना है, क्या सर? दुनिया का कोई भी इक्वेशन हो, फर्क नहीं पड़ता है, इतना गारंटेड है कि उसके सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने वाला पॉइंट हमेशा और हमेशा उसी कर्व के ऊपर लाई करेगा, कर्व के इधर उधर नहीं होगा। क्या मैंने कह दिया सर? मैंने आपको यह कहा कि उस इक्वेशन से आने वाले कर्व में आप सॉल्यूशन की बात कैसे कर सकते हो सर? तो उस इक्वेशन का जो भी सॉल्यूशन होगा, उस सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने वाला हर एक पॉइंट आपके उस इक्वेशन के कर्व के ऊपर ही होगा, इधर उधर नहीं हो सकता सर। यानी ये जो दो बातें मैंने आपको कही, उसको अगर मैं जनरलाइज कर दूं तो देखो मुझे क्या दिख रहा है। तो यहां पर अगर इस बात को मैं जनरलाइज कर दूं तो मान लो आपके पास कोई इक्वेशन था, उस इक्वेशन का आपने कर्व बनाया, मान लो इस तरीके से कोई कर्व आया। अब इतना गारंटेड है सर कि ये जो कर्व जिस इक्वेशन से आया है, उस इक्वेशन को जो भी सॉल्यूशन होगा सर, उसके सॉल्यूशन को आप जिस पॉइंट से रिप्रेजेंट करोगे, वो पॉइंट हमेशा कर्व के ऊपर ही लाई करेगा। ये गारंटेड है सर। यानी कि सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने वाला पॉइंट कभी भी कर्व के बाहर नहीं हो सकता है, क्योंकि पॉइंट बाहर हो सकता है लेकिन क्या वो सॉल्यूशन बनेगा? नहीं बनेगा। यह हमेशा याद रखना कि सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने वाला पॉइंट हमेशा कर्व के ऊपर होगा। तो यहां पे अगर मैं फटाफट समराइज कर दूं तो दो बातें सॉल्यूशन से रिलेटेड ध्यान में रखनी है। हर एक पॉइंट की मदद से एक सॉल्यूशन की बात की जा सकती है, 10 पॉइंट 10 सॉल्यूशन, 50 पॉइंट 50 सॉल्यूशन, और वो जो पॉइंट होगा सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करने वाला, वो हमेशा कर्व के ऊपर ही होना चाहिए, कर्व के बाहर कभी नहीं होता है सर। बहुत इंपॉर्टेंट बात। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं सर। कहां आगे बढ़ेंगे? अब बिल्कुल फिर से ध्यान से सुनना। तो कुल मिलाकर सर मेरे चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब यहां पे ग्राफिकली अपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात कर लेते हैं। क्लियर हो गया? अब यहां पे फिर से मेरी बात ध्यान से सुनना। कुल मिलाके सर मुझे पता है कि मेरे दो वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने वाला ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, यानी इस फॉर्मेट का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है सर, ये मुझे पता है। तो अब मुझे पेयर की बात करनी है। यानी अगर मैं पेयर की बात कर रहा हूं सर, तो मेरे पास ऐसे ऐसे दो इक्वेशन है, और हम सीख कर आ रहे हैं कि अगर कोई मुझसे पूछ देता है कि एक दो वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन से आने वाला कर्व कैसा दिखेगा, तो आप फटाफट जवाब देते हो सर वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो अगर एक इक्वेशन की मदद से एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो पेयर की मदद से, पेयर की मतलब दो इक्वेशन की मदद से कितनी स्ट्रेट लाइन निकल कर आएगी? तो हमेशा और हमेशा दो स्ट्रेट लाइन निकल कर आएगी। तो सबसे पहली चीज तो यह समझ में आती है कि कभी भी अगर मैं ग्राफिकली अपने पेयर ऑफ इक्वेशंस को, अपने साइमल्टेनियस इक्वेशंस को, अपने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को एनालाइज करने की कोशिश करूंगा, तो चूंकि पेयर के अंदर दो इक्वेशन होते हैं, इसी वजह से हर बार दो स्ट्रेट लाइंस में ग्राफिकली बातचीत होगी सर। तो कितने स्ट्रेट लाइन आएंगे? दो स्ट्रेट लाइन। पहली चीज जो समझ में आई। आगे सर हमने अपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस किया था, उसके सॉल्यूशन की पॉसिबिलिटी के बारे में डिस्कस किया था। तो ऑलरेडी हम ये डिस्कस करते हुए आ रहे हैं सर, और ये हम जानते हैं कि कभी भी अगर आप पेयर के अंदर सॉल्यूशन की पॉसिबिलिटी पे बात करोगे तो तीन पॉसिबिलिटी निकल कर आती थी। पहली पॉसिबिलिटी कि आपका एक सॉल्यूशन आए जिसको हम यूनिक सॉल्यूशन कह देते थे। दूसरी पॉसिबिलिटी कि आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आए, यानी कि अनगिनत सॉल्यूशन आ जाए। तीसरी पॉसिबिलिटी आपका एक भी सॉल्यूशन ना आए, जिसको हम नो सॉल्यूशन कह देते थे सर। अब ग्राफिकली अगर मैं इन तीनों केसेस को ऑब्जर्व करता हूं तो देखो मैं कैसे सोचूंगा। सबसे पहले केस नंबर 1 की बात करते हैं, यानी कि सर केस नंबर 1 में यूनिक सॉल्यूशन की बात करते हैं। अब बिल्कुल ध्यान से हर बात को सुनना और समझना कि कैसे हम सोच सकते हैं कि मेरे जो ग्राफिकली स्ट्रेट लाइन बनेंगे वो यूनिक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि जितना मैंने अब आपको कंसेप्ट सिखा दिया है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि आपका स्ट्रेट लाइन किस तरीके से दिखेगा अगर वो यूनिक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं बहुत अच्छे से पता है सर, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब एक सॉल्यूशन निकल कर आ रहा है,
और मैंने आपको क्या बताया था, हर एक सॉल्यूशन के लिए आपको एक पॉइंट का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ऑब्वियस ही बात है सर कि अगर आपका एक सॉल्यूशन निकल कर आ रहा है तो आप एक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने ग्राफ पेपर पे एक पॉइंट का सहारा लोगे। अब एक और चीज जानो, हमें यह भी पता है सर कि हमारा वो जो सॉल्यूशन निकल कर आता है वो मेरे दोनों के दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अब बिल्कुल ध्यान से समझना सर, हमने यह भी जाना था कि हमारा जो सॉल्यूशन निकल कर आता है वो पहले वाले इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है, दूसरे वाले को भी करता है। यानी कि अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे पास अपने पेयर के लिए एक यूनिक सॉल्यूशन निकल कर आ रहा है सर, तो वो पहले वाले का भी सॉल्यूशन है, वो दूसरे वाले का भी सॉल्यूशन है और कंबाइंड का भी सॉल्यूशन है। यह भी हम डिस्कस करके आ रहे हैं। मैंने आपको क्या कहा सर कि हमारा अगर एक सॉल्यूशन निकल के आ रहा है पेयर के लिए तो वो पहले वाले का भी एक सॉल्यूशन है, दूसरे वाले का भी एक सॉल्यूशन है और ओवरऑल अगर मैं पेयर की बात कर रहा हूं तो उस समय भी एक सॉल्यूशन है। अब ये बात मैंने आपको क्यों कही, क्योंकि मैंने आपको एक और बात बताई कि अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे किसी इक्वेशन का कोई एक सॉल्यूशन है तो वहां से सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने वाला पॉइंट हमेशा उस इक्वेशन से आने वाले कर्व के ऊपर लाई करेगा। यानी कि देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज समझ में आती है, सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक पॉइंट का इस्तेमाल होगा। यह क्लियर हुआ क्यों? क्योंकि मुझे पता है सर यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक पॉइंट। अब सवाल यह उठता है कि यह एक पॉइंट किस तरीके का होगा सर, क्योंकि मेरे पास स्ट्रेट लाइन तो दो है, तो यह सर एक पॉइंट इस तरीके का है, बड़े ध्यान से समझना कि वो इसका सॉल्यूशन है। सही बात है सर, इसका भी सॉल्यूशन है। तो अगर वो इसका सॉल्यूशन है तो वो एक पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन पर भी लाई करेगा। वो अगर सर इसका सॉल्यूशन है तो वो एक पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन पर भी लाई करेगा। और सर हम ये भी जानते हैं कि वो पॉइंट की मदद से जो हम सॉल्यूशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो इसका भी सॉल्यूशन है। तो अगर वो इसका भी सॉल्यूशन है सर तो वो पॉइंट इस पे भी लाई करेगा। तो देखो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज यहां से क्लियर होती है कि मेरे सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने वाला जो पॉइंट होगा वो इस स्ट्रेट लाइन के भी ऊपर होना चाहिए, वो इस स्ट्रेट लाइन के भी ऊपर होना चाहिए। यानी कि सर आपका वो जो सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करने वाला पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन पर भी होना चाहिए, इस स्ट्रेट लाइन पर भी होना चाहिए। तो कैसा केस बन सकता है? तो तुरंत इतना इमेजिन करने पे समझ में आता है सर कि ऐसा तभी पॉसिबल है अगर दोनों स्ट्रेट लाइन आपस में एक दूसरे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हो। सर ऐसा तभी पॉसिबल है अगर दोनों स्ट्रेट लाइन आपको किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हो, तभी इतनी बातें एक साथ पॉसिबल हो पाएंगी सर। कि इतना पक्का है यूनिक सॉल्यूशन है तो एक पॉइंट की मदद से सॉल्यूशन रिप्रेजेंट होगा और वो पॉइंट ऐसा भी होना चाहिए कि इस स्ट्रेट लाइन पे भी लाई करे, दूसरे वाले स्ट्रेट लाइन पे भी लाई करे। तो दोनों पे लाई करने वाला पॉइंट कैसे ढूंढोगे सर? ऑब्वियस सी बात है, अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर गए तो किसी ना किसी पॉइंट पे मिलेंगे। और इस पॉइंट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खासियत होती है सर। क्या खासियत है? कि ये एक ऐसा पॉइंट है जो मेरे इस लाइन पर भी लाई कर रहा है सर, इस लाइन पर भी लाई कर रहा है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर वो आपकी इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो उस इक्वेशन से आने वाले कर्व के ऊपर ही कहीं ना कहीं होगा। तो यहां पे ये बात सर क्लियर होती है। तो ये चीज जो हम रट कर आते हैं सर वो हमें रटने की जरूरत नहीं है। हम चाहते तो बिल्कुल बाकायदा इसको सोच सकते थे। क्या सोच सकते थे? तो यहां सर मुझे बहुत अच्छे से क्लियर होता है सर कि अगर दो स्ट्रेट लाइन की मदद से यूनिक सॉल्यूशन रिप्रेजेंट हो रहा है तो इतना गारंटेड है कि वो दोनों के दोनों स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइंस होने चाहिए, क्योंकि इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन के केस में ही ये वाली यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन पॉसिबल है। इतना समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए। यानी अगर इस बात को मैं प्रॉपरली लिखकर बताऊं तो देखो क्या कहूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है बोर्ड पे नोट करना है तो नोट कर लो, फिर मैं रब कर दूंगा। अब देखो यहां पे गायब क्या है सर? तो मतलब फाइनली मैं अब यह बात कह सकता हूं सर कि मेरे पास अगर एक पेयर है तो पेयर है तो ऑब्वियस ये बात है सर दो स्ट्रेट लाइन है। कैसी स्ट्रेट लाइन है सर? तो दो लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल वाले, तो उससे सर दो स्ट्रेट लाइन निकल कर आएंगे और वो दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन होने चाहिए। मतलब वो दो स्ट्रेट लाइन हमेशा अगर यूनिक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेंगे, किसको रिप्रेजेंट करेंगे सर? वो अगर यूनिक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेंगे तो इतना गारंटेड है वो दोनों स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, बस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। ये भी याद रखना, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे और वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे सर वो मेरे
पूरे पेयर का ओवरऑल सॉल्यूशन होगा, क्योंकि सॉल्यूशन के कंसेप्ट से मुझे पता है कि मेरे सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने वाला जो पॉइंट होगा वो इस लाइन पे भी लाई करना चाहिए, इस लाइन पे भी लाई करना चाहिए। और ये एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है इंटरसेक्टिंग लाइन के केस में कि आपको जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है वो एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों के दोनों लाइन पे लाई करता है, तो मेरी सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। यानी कि यहां से जितनी बातें बोल रहा हूं उसको दिमाग में फिट कर लेंगे सर। क्या क्या बातें हैं? अगर आप अपने पेयर ऑफ इक्वेशंस की मदद से यूनिक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो ग्राफिकली आपका जो रिप्रेजेंटेशन होगा सर उसके अंदर आपको दो स्ट्रेट लाइंस मिलेंगे जो आपस में इंटरसेक्टिंग नेचर के होंगे। कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे सर? एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, और वही जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे सर वो आपके उन दोनों पेयर के सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेंगे सर। अब एक और बात, मैंने याद करो आपको कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट सिस्टम बताया था। अगर मैं यहां पे आपसे पूछूं कि आपका यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा, तो आप फटाफट जवाब दोगे सर कंसिस्टेंट होने के लिए आंसर आना चाहिए, सॉल्यूशन आना चाहिए। एक आए या अनगिनत आए फर्क नहीं पड़ता है सर, सॉल्यूशन आना चाहिए। तो सर सॉल्यूशन तो आ रहा है, यूनिक मतलब एक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन तो आ रहा है, तो सॉल्यूशन आ रहा है तो हम क्या कहेंगे? ये जो यहां से मुझे पता लग रहा है मेरा सिस्टम एक कंसिस्टेंट सिस्टम है, मेरा सिस्टम एक कंसिस्टेंट सिस्टम है सर। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने सीख ली। क्या सर? हर चीज को थोड़ा सा ग्रैस्प करते हैं। हमने ये देखा कि अगर हमारे दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को हम सॉल्व करते हैं और मेरे पास एक यूनिक सॉल्यूशन आता है तो ग्राफिकली क्या हुआ होगा? तो ग्राफिकली दो स्ट्रेट लाइन आई होगी जो कि आपस में इंटरसेक्टिंग नेचर की होगी, और वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है वही आपका यूनिक सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करेगा सर। और ऑब्वियस ही बात है सॉल्यूशन निकल के आ रहा है, इसी वजह से मैं ये भी कह सकता हूं कि वो जो स्ट्रेट लाइन का पेयर आ रहा है सर वो हमारा एक कंसिस्टेंट सिस्टम है। इतना ध्यान में रहेगा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ग्राफिकली यूनिक सॉल्यूशन के बारे में हमने जान लिया सर, ग्राफिकली कंसिस्टेंट सिस्टम के एक केस के बारे में हमने जान लिया सर। अब फिर से आगे आते हैं सर, अब फिर से मेरी बात को ना ध्यान से सुनना, इसको नोट कर लो, नोट करना चाहो तो। अब देखो आगे, अब आगे फिर से सर अब सेकंड केस पे बात करते हैं। सेकंड केस क्या है सर हमारा? तो हमारा सेकंड केस है कि अगर हम पेयर की बात करें तो सर कोई जरूरी तो है नहीं कि हर बार यूनिक ही सॉल्यूशन आएगा। हो सकता है सर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आ जाए, हो सकता है सर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आ जाए। तो अगर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आ जाएगा सर तब किस तरीके से हम सोचेंगे उस पर हम बात करते हैं। अब देखो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का क्या मतलब है सर? इसका मतलब है जब हमने अपने पेयर को सॉल्व करके सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की तो मेरे पास अनगिनत सॉल्यूशंस निकल कर आ रहे हैं। अब अनगिनत सॉल्यूशंस निकल कर आ रहे हैं सर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मेरे पास अनगिनत x और y के वैल्यूज के कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं जिनको मैं x और y की जगह पे अपने दोनों इक्वेशन में पुट करूंगा तो मेरे दोनों के दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जा रहे हैं। यानी कि सर मेरे पास ऐसे अनगिनत x और y के वैल्यू के कॉम्बिनेशंस हैं जो मेरे दोनों के दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे रहे हैं सर। अब यहीं पे इनफाइनाइट पे मैं ग्राफिकली सोचूं तो कैसे सोचूंगा? तो हर बात फिर से अब ध्यान से सुनना। तो सर इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस, और मुझे पता है सर एक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक पॉइंट की जरूरत पड़ती है। तो अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ रहे हैं सर तो मुझे इनफाइनाइट पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी सर, मुझे अनगिनत पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। और मुझे एक और चीज सॉल्यूशन के बारे में पता है कि अगर मैं आपको कहता हूं कि मेरे पेयर के लिए कोई सॉल्यूशन निकल के आ रहा है, अगर मैं आपको कहता हूं सर कि मेरे पेयर के लिए कोई सॉल्यूशन निकल कर आ रहा है तो वो सॉल्यूशन इंडिविजुअली भी, वो सॉल्यूशन अकेले अकेले में भी मेरे इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है, इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है। यानी कि जो मेरा पेयर के लिए सॉल्यूशन निकल कर आता है सर वो सॉल्यूशन इसका भी इंडिविजुअली सॉल्यूशन होता है, इसका भी इंडिविजुअली सॉल्यूशन होता है। तो अगर मैं यही कंसेप्ट यहां पे लगाऊं सर तो चूंकि मेरे पेयर के लिए अनगिनत सॉल्यूशन निकल कर आ रहे हैं तो ये जितने अनगिनत सॉल्यूशन है, ये जितने भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है वो इंडिविजुअली इसके भी सॉल्यूशन है सर, और वो इंडिविजुअली इसके भी सॉल्यूशन है सर। तो अगर ये सारी बातें मैं ग्राफ पे ट्रांसफर करूं तो सबसे पहले हमने ये देखा
कि सर मेरे पास अनगिनत पॉइंट्स निकल कर आएंगे जिनकी मदद से मैं अपने अनगिनत सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करूंगा, और ये जितने भी अनगिनत पॉइंट्स होंगे सर वो ऐसे होंगे कि वो इस लाइन पे भी लाई करने चाहिए और वो इस लाइन पे भी लाई करने चाहिए सर। यानी कि ये सारे के सारे अनगिनत पॉइंट्स इस लाइन पे भी होने चाहिए, इस लाइन पे भी होने चाहिए। तो मैं तुरंत सोच रहा हूं कि ऐसा कैसे होगा कि अनगिनत पॉइंट भी आए और इस लाइन पे भी हो, इस लाइन पे भी हो। तो थोड़ा सा सोचा तो समझ में आता है, बिल्कुल ध्यान से देखना कि अगर हमारे दोनों स्ट्रेट लाइन की सिचुएशन कुछ इस तरीके की हो, कैसी सर हो, तो मान लो एक स्ट्रेट लाइन मैंने आपके लिए ऐसा बनाया और मान लो दूसरा स्ट्रेट लाइन बिल्कुल इस तरीके का है कि वो इसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोइंसिडेंट है। मान लो दूसरा स्ट्रेट लाइन इस तरीके का है सर कि वो बिल्कुल इसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोइंसिडेंट है, बिल्कुल एक के ऊपर एक ओवरलैप करता हुआ है सर। तो कभी भी अगर हमारे पास इस तरीके के दो स्ट्रेट लाइन की सिचुएशन बनेगी जो एक के ऊपर एक ओवरलैप कर जाए, एक के ऊपर एक कोइंसिडेंट हो, तो यहां से क्लियरली दिख रहा है कि यहां पे मैं अब अनगिनत पॉइंट्स की बात कर सकता हूं जो मेरे पेयर के सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जितने भी अनगिनत पॉइंट्स है सर ये ऐसे हैं कि ये मेरे रेड वाली लाइन पे भी है और यही सारे पॉइंट्स मेरे ब्लू वाले लाइन पे भी हैं। यानी कि सर ये अनगिनत के अनगिनत पॉइंट मेरे दोनों लाइन पे लाई भी कर रहे हैं। तो इतना जो हमने बोला सर उससे हमें यह समझ में आता है, यानी कि कभी भी अगर हमने ग्राफिकली अपने सॉल्यूशन को निकालने की कोशिश की और मुझे पता है कि मेरे पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आएंगे, तो ग्राफ पेपर पे हमेशा हमें अपना कर्व कुछ इस तरीके का दिखेगा। यानी कि मेरे जो दो स्ट्रेट लाइंस निकल कर आएंगे सर वो दो स्ट्रेट लाइन कोइंसिडेंट लाइंस होंगे सर, वो दोनों स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होंगी सर, क्योंकि वहीं से मुझे दिख रहा है कि मेरे पास जो सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने वाले पॉइंट्स होंगे वो पॉइंट्स ऐसे होंगे सर जो ब्लू वाली लाइन पे भी है, रेड वाली लाइन पे भी है। यानी ये सारे के सारे अनगिनत पॉइंट्स जो मेरे पेयर के सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो दोनों के दोनों लाइन पे भी लाई कर रहे हैं। तो यहां से अब मैं आपको एक और बात कह सकता हूं कि अगर ग्राफ पेपर पे मैं इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन का केस देखूंगा तो मुझे तुरंत दिख जाएगा कि मेरे पास जो दो इक्वेशन से स्ट्रेट लाइन आएगी वो दोनों स्ट्रेट लाइन कोइंसिडेंट स्ट्रेट लाइंस होंगी, वो दोनों स्ट्रेट लाइन एक के ऊपर एक ओवरलैप करने वाली स्ट्रेट लाइन होगी, क्योंकि वहीं से मेरे इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन का केस बनेगा सर। ये क्लियर हुआ? अब देखो, अब मैंने यहीं पे आपको कहूं कि आप मुझे इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए सिस्टम की बात करो, सिस्टम कंसिस्टेंट बनेगा कि इनकंसिस्टेंट? तो मैंने आपको सिखा दिया था सर कि सॉल्यूशन निकल के आ रहा है तो कंसिस्टेंट, नहीं निकल के आ रहा है तो इनकंसिस्टेंट। अब अगेन सॉल्यूशन तो यहां पे भी निकल के आ रहा है सर और यहां पे तो बहुत सारे सॉल्यूशन निकल कर आ रहे हैं, तो एक आए बहुत सारा है फर्क नहीं पड़ता, सॉल्यूशन आना चाहिए। सॉल्यूशन आया तो इनकंसिस्टेंट, नहीं आया तब इनकंसिस्टेंट। तो सॉल्यूशन तो आ रहा है सर, बहुत सारा है, एक आया फर्क नहीं पड़ता है सर, सॉल्यूशन तो निकल के आ रहा है। तो चूंकि सॉल्यूशन निकल के आ रहा है तो यहां से हम कह सकते हैं सर कि इस पर्टिकुलर केस के हिसाब से भी हमारा ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होगा सर वो एक कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। क्या होगा सर? वो एक कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यानी अगर ये हर बात सेकंड केस के लिए मैं समराइज कर दूं तो मैं कह सकता हूं कि अगर हम अपने ग्राफ पेपर पे दो कोइंसिडेंट लाइंस, दो ओवरलैप करने वाली स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं तो तुरंत कह दूंगा कि वो मुझे इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन का केस बता रहा है, यानी कि यहां से मुझे कंसिस्टेंट सिस्टम मिलेगा। या इसी बात को मैं ऐसा भी कह सकता था सर कि अगर मुझे अपने इक्वेशन से यह पता है कि इसका जो सॉल्यूशन आएगा सर वो इनफाइनेटली मेनी होगा सर, तो वहां से अगर मैं कर्व पे अपने ग्राफ पेपर पे इस चीज को ऑब्जर्व करूंगा तो मुझे उन दो इक्वेशन से दो स्ट्रेट लाइन दिखेंगी जो आपस में एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट होंगी, जो आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हुई होंगी सर। और ऐसा सिस्टम एक कंसिस्टेंट सिस्टम कहलाता है क्योंकि सॉल्यूशन निकल के आ रहा है। इतना क्लियर हुआ? कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो नोट कर लो। अब देखो यहां पे, यानी इसी बात को अगर मैं थोड़ा प्रॉपर तरीके से स्लाइड में दिखाऊं तो कैसा बोलूंगा सर? मैं ऐसा बोल सकता हूं। क्या बोल दूंगा सर? कि मेरे जो दो स्ट्रेट लाइन होंगे सर वो कुछ इस तरीके के होंगे, यानी दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए होंगे। दोनों स्ट्रेट लाइन सर एक दूसरे के ऊपर क्या होंगे? ओवरलैप करते हुए होंगे। क्लियर हो गया? अब क्लियरली यहां पे अब मेरी बात ध्यान से सुनना,
यानी कि यहां पे सर दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, तो आपको ये एक स्ट्रेट लाइन जैसी दिख रही है, लेकिन सवाल ने अगर आपको कह दिया है कि पेयर की बात कर रहा है तो समझ जाना है उसी के अंदर एक और स्ट्रेट लाइन छिपा हुआ है, तुरंत समझ जाना है उसी के अंदर एक और स्ट्रेट लाइन छिपा हुआ है। ये क्लियर हुआ? यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो इनफाइनाइट का भी केस डिस्कस कर दिया। अब मेरी बात फिर से ध्यान से सुनना। सर हमने जो अपने पहले दो केसेस डिस्कस किए, दोनों में मेरा सोल्यूशन निकल कर आया। पहला वाला यूनिक सोल्यूशन का केस था तो एक सोल्यूशन निकल कर आया, दूसरा वाला इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन का केस था तो अनगिनत सोल्यूशन निकल कर आया। तो जब हमने दोनों के ग्राफ को एनालाइज किया ना, तो कुछ बहुत ही खास समझ में आ रहा है। सर क्या खास समझ में आ रहा है कि मेरा जो सोल्यूशन वाला पॉइंट है सर, मेरा जो सोल्यूशन वाला पॉइंट है सर, वो दोनों लाइन पे लाइक कर रहा है। मुझे बहुत खास दिख रहा है सर कि मेरा जो सोल्यूशन रिप्रेजेंट करने वाला पॉइंट है सर, वो दोनों लाइन पे लाइक कर रहा है। ये मुझे बहुत क्लियर समझ में आ रहा है। तो अगर अब मुझे ये क्लियर आज समझ में आ रहा है सर, तो मैं अपने थर्ड केस की भी बात कर सकता हूं। यानी ये जो हमारा सर थर्ड केस होता है, नो सोल्यूशन वाला केस, इस नो सोल्यूशन वाले केस पे अब हम सोच सकते हैं। कैसे सोचेंगे अब उसको यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या मतलब है सर नो सोल्यूशन का? मतलब यह है कि मेरे x और y के वैल्यू से मिलने वाला कोई ऐसा कॉम्बिनेशन ही नहीं है जो कि मेरे दोनों के दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। बहुत इंपॉर्टेंट बात, मतलब यह है सर कि मेरे x और y के वैल्यू से मिलने वाला कोई ऐसा कॉम्बिनेशन ही नहीं बन पा रहा जो कि मेरे दोनों के दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। इसी वजह से हम कह देते हैं सर कि मेरे पेयर का कोई सॉल्यूशन नहीं है। यानी कि सर हो सकता है कि x और y के वैल्यू से मिलने वाले कई सारे कॉम्बिनेशन हो जो किसी एक को सेटिस्फाई कर रहे हो सकता है कि मेरे x और y के वैल्यू से मिलने वाला कोई कॉम्बिनेशन मेरे ऊपर वाले को सेटिस्फाई कर दे, लेकिन अगर वो नीचे वाले को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो मैं कंबाइंड का सॉल्यूशन उसको नहीं कह सकता। इसी तरीके से हो सकता है सर कि मेरे पास x और y की वैल्यू से मिलने वाला कोई ऐसा कॉम्बिनेशन हो जो मेरे नीचे वाले को सेटिस्फाई कर दे, लेकिन अगर वो ऊपर वाले को सेटिस्फाई नहीं कर रहा हो तो मैं नहीं कह सकता कि वो कंबाइंड का सॉल्यूशन है। तो यहां पे आपको ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखनी है सर कि आपके x और y के वैल्यू के ऐसे कॉम्बिनेशन है जो अकेले अकेले, जो इंडिविजुअली दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं पेयर के सॉल्यूशन की एज अ होल बात करता हूं तो मेरे पास जरूर कोई ऐसा पॉइंट आना चाहिए जो दोनों को सेटिस्फाई करे। किसी एक के सेटिस्फाई होने से काम नहीं चलेगा, और यह बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना है। यह क्लियर हो गया? और अभी जस्ट हमने एक और बात पे डिस्कशन किया सर, क्या कि जब मेरा सॉल्यूशन निकल के आ रहा था केस 1 और 2 में, तो वहां पे हमने क्या इंटरेस्टिंग ऑब्जर्व किया सर? तो वहां पे हमने ऑब्जर्व किया कि मेरा जो सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करने वाला सर पॉइंट होता है वो हमेशा दोनों लाइन पे लाइक करेगा ही करेगा। यानी कि अगर हम अपने फर्स्ट केस की बात करें जहां पे यूनिक सॉल्यूशन आ रहा था, तो हमने देखा सर कि हमारा जो सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करने वाला पॉइंट है वो दोनों लाइन पे लाइक कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है सर। इसी तरीके से हमारा जो सेकंड केस था जो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट कर रहा था, वहां पे भी हम देख रहे थे सर कि मेरे पास सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करने वाले जो अनगिनत पॉइंट्स आ रहे थे वो दोनों लाइन पे लाइक कर रहे थे। तो इतना यहां से कंफर्म होता है सर कि ग्राफिकली अगर सॉल्यूशन निकल कर आएगा सर तो वो सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करने वाला पॉइंट मेरे दोनों लाइन पे लाइक करेगा ही करेगा सर। यानी कि अगर नो सॉल्यूशन निकल के आ रहा है तो इसको ग्राफिकली कैसे सोचेंगे? बहुत इंटरेस्टिंग, ध्यान से सुनना। मान लो आपके सामने सर मैं दो पैरेलल लाइंस बना दूं। अगर मान लो सर आपके सामने मैं बिल्कुल दो पैरेलल स्ट्रेट लाइंस बना दूं। अब यहां पे अगर मैं आपसे कहूं कि इन दो पैरेलल लाइंस में आप मुझे देखकर बताओ कि क्या आप सॉल्यूशन की बात कर सकते हो, तो आप क्या बोलेगा? बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को सुनना। मान लो मैंने इस लाइन का कोई एक पॉइंट लिया। अब ऑब्वियस सी बात है सर, ये जो पॉइंट है ये मेरे इंडिविजुअली इस लाइन के सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है सर। ये जो मेरा पॉइंट है ये पॉइंट इंडिविजुअली मेरे इस वाले लाइन के सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन क्या मैं कह सकता हूं कि इस पूरे पेयर के लिए ये पॉइंट सॉल्यूशन है? नहीं कह सकता सर, क्योंकि पेयर के लिए सॉल्यूशन बनने के लिए वो पॉइंट दोनों लाइन पे लाई करना चाहिए। तो मेरा पॉइंट इस लाइन पे तो है सर, लेकिन इस लाइन पे तो नहीं है। इसी तरीके से मान लो मैं कोई दूसरा पॉइंट इस लाइन पे लाई करने वाला लेता हूं,
तो सर ये जो पॉइंट है ये सोल्यूशन रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन किसका सोल्यूशन? ये इंडिविजुअली, ये अकेला अकेला सर इस वाले लाइन का एक सोल्यूशन रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन क्या मैं कह सकता हूं कि इस पॉइंट की मदद से आप ऑन अ होल इस पेयर का सोल्यूशन रिप्रेजेंट कर लो? तो आप कहोगे सर नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि मेरा ये वाला पॉइंट इस लाइन पे तो है सर, लेकिन इस लाइन पे नहीं है। तो यहां से क्या इंटरेस्टिंग समझ में आ रहा है सर, कि अगर मैं अपने दो इक्वेशंस को प्लॉट करूं और वहां से मुझे उन दो इक्वेशन से आने वाला दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल मिल जाए, तो कभी भी कोई भी ऐसा पॉइंट तुम नहीं ढूंढ सकते जो कि दोनों लाइन पे लाई कर जाए, क्योंकि सॉल्यूशन बनने के लिए उस पॉइंट को दोनों लाइन पे लाई करना जरूरी है। और अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो उनके बीच में कोई ऐसा पॉइंट कभी भी नहीं आ सकता जो दोनों लाइन पे लाई करे। अगर आप पॉइंट ढूंढने की कोशिश भी करोगे तो उस केस में आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मिल जाएंगे जो एक लाइन पे तो लाई करेंगे लेकिन दूसरे वाले पे लाई नहीं करेंगे। तो दोनों पे लाई कर जाए एक साथ, ऐसा कभी भी पैरेलल लाइन के केस में पॉसिबल नहीं हो पाता सर। और बीच में कोई पॉइंट ले लोगे तो उसका तो मतलब ही नहीं बनता सर, वो तो कभी भी दोनों लाइन पे लाइक करेगा ही नहीं। तो क्या समझ में आता है? यहां से मुझे नो सॉल्यूशन का ग्राफिकली फंडा क्लियर होता है। तो मेरा फंडा यह कहता है कि कभी भी अगर हम अपने इक्वेशन के स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करें और मेरे स्ट्रेट लाइन पैरेलल आ जाए, कैसे भी बने फर्क नहीं पड़ता, मेरे जो दो इक्वेशन से दो स्ट्रेट लाइन निकल कर आ जाए सर, वो स्ट्रेट लाइन अगर पैरेलल आ जाए तो इतना कंफर्म है कि अगर दो लाइनें पैरेलल आ रही हैं सर, तो कोई ऐसा बिंदु नहीं होगा जो दोनों लाइन पे लाई करे। तो अगर कोई ऐसा पॉइंट ही नहीं है जो दोनों लाइन पे लाई करे, तो क्या हम उसके सॉल्यूशन की बात कर सकते हैं? हम बिल्कुल भी उसके सॉल्यूशन की बात नहीं कर सकते सर, क्योंकि सॉल्यूशन बनने के लिए मेरा वो पॉइंट दोनों लाइन पे लाई करना जरूरी है। और मैं इस पर्टिकुलर कंडीशन में कोई ऐसा पॉइंट खोज ही नहीं सकता जो दोनों लाइन पे लाई करे। तो यहां से अब एक इंपॉर्टेंट चीज पे हम बात कर सकते हैं सर, समराइज कर सकते हैं कि अगर आपने अपने इक्वेशन को देखा और आपको पता है कि इसका नो सॉल्यूशन का केस बन रहा है, तो ग्राफिकली हम क्या ऑब्जर्व करेंगे सर? ग्राफिकली वहां से जो दो स्ट्रेट लाइन आएंगे वो आपस में पैरेलल होंगी, जो कि ये बताएंगी कि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। और अगर किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं होता तो उस पेयर को, उस सिस्टम को हम क्या स्पेशल नाम देते हैं? तो मैंने आपको बताया था, अगर सॉल्यूशन नहीं निकल के आता है तो उसको हम इनकंसिस्टेंट सिस्टम कह देते हैं, उसको हम इनकंसिस्टेंट सिस्टम कह देते हैं। यानी कि यहां से हम कह सकते हैं सर कि अगर हमारे दो इक्वेशन का प्लॉट इस तरीके का स्ट्रेट लाइन आ रहा है जो कि आपस में पैरेलल है, तो ये नो सॉल्यूशन का केस है। और ये कैसा सिस्टम है सर? ये एक इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। या फिर हम इसका उल्टा भी बोल सकते हैं, यानी अगर हम अपने दो स्ट्रेट लाइन का प्लॉट पैरेलल लाइन की तरह देख पा रहे हैं तो हम रिवर्स भी बात कर सकते हैं। हम कह सकते हैं, इसको देख के समझ में आ रहा है कि इसका नो सॉल्यूशन का केस बन रहा है, क्योंकि कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो कि दोनों लाइन पे लाई कर जाए। और चूंकि नो सॉल्यूशन का केस बन रहा है, ऐसे सिस्टम को हम इनकंसिस्टेंट सिस्टम कह देते हैं। यह क्लियर हुआ? इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो नोट डाउन कर लो। यानी इसी बात को अगर मैं एक फेयर स्लाइड में बताऊं तो देखो मैं कैसा बताऊंगा। तो अगर इसी बात को सर एक फेयर स्लाइड में ले जाए तो हम ऐसा बोल सकते हैं, यानी कुल मिला के सर हमारा नो सॉल्यूशन का जो केस बनेगा, कुल मिला के सर हमारा जो नो सॉल्यूशन का केस बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। यानी कि मेरे जो दो स्ट्रेट लाइन निकल कर आएंगे सर, वो आपस में मुझे हमेशा पैरेलल दिखेंगे। और यहां से जो सिस्टम आता है सर, वो इनकंसिस्टेंट सिस्टम होता है। ये क्लियर हुआ? इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब मेरी बात यहां ध्यान से सुनना। आपके सामने मैंने दो इक्वेशंस लिख दिए हैं सर। अब मेरा सवाल देखो क्या है। मैं आपको कह रहा हूं सर कि आप मुझे इस पेयर ऑफ इक्वेशंस के सॉल्यूशन के नेचर के बारे में बताओ। मैं आपसे सॉल्यूशन की वैल्यू नहीं पूछ रहा, मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ यहां से आने वाले सॉल्यूशन का नेचर पूछ रहा हूं। सर सॉल्यूशन के नेचर का क्या मतलब है? सॉल्यूशन के नेचर का मतलब यह है सर कि आपका यहां से जो सॉल्यूशन आएगा वो एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, या फिर वो इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन का केस बनेगा, या फिर सर नो सॉल्यूशन का केस बनेगा। यही मेरा सॉल्यूशन का नेचर कहलाता है। मतलब मैं आपसे यहां से ये नहीं पूछ रहा कि आप मुझे सॉल्यूशन की वैल्यू निकाल कर बताओ, मैं सिंपली आपसे इन इक्वेशन की मदद से सॉल्यूशन का नेचर पूछ रहा हूं। तो आप जवाब कैसे दोगे? तो आप कहोगे सर अभी तक जो हम जानते हैं उसके हिसाब से मेरे पास दो रास्ते हैं। रास्ता नंबर एक, हम अपने दोनों इक्वेशन को हर बार सॉल्व करें
और सॉल्व करके अपने सॉल्यूशन की वैल्यू निकालें। वहां से वैल्यू निकालने के बाद हम अपने सॉल्यूशन के नेचर के बारे में पता कर सकते हैं। या फिर सर रास्ता नंबर 2 कि हम अपने उन दोनों इक्वेशन की मदद से अपने दो स्ट्रेट लाइन को कोऑर्डिनेट एक्सिस पे प्लॉट करें और उन स्ट्रेट लाइंस को ऑब्जर्व करके अपने सॉल्यूशन के नेचर के बारे में बता पाएं। यानी कि अगर मुझे दिखे कि मेरे दोनों स्ट्रेट लाइंस आपस में एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दे रहे हैं तो कह देंगे यूनिक सॉल्यूशन है। अगर वो आपस में पैरेलल है मतलब नो सॉल्यूशन है। अगर वो दोनों लाइन आपस में ओवरलैप कर रही है, आपस में कोइंसिडेंट है, तो सर इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन है। तो सर सॉल्यूशन का नेचर भी अगर पता करना है तो फिलहाल मेरे पास यही दो रास्ते हैं और ये दो रास्ते काफी टाइम टेकिंग रास्ते हैं सर। यानी कि इन रास्तों की मदद से अगर मैं सॉल्यूशन के नेचर के पीछे जाऊंगा तो मेरा काफी टाइम खराब होगा। तो यहां पे मेरे मन में आता है सर क्या कोई तरीका है जिसकी मदद से हम अपने पेयर ऑफ इक्वेशंस को देखकर उसके सॉल्यूशन के नेचर के बारे में बिल्कुल फटाफट कुछ सेकंड्स में पता कर पाए? तो बिल्कुल तरीका है। अब देखो उस तरीके में आपको क्या करना होता है। तो वो जो तरीका है सर जिसकी मदद से आप अपने सॉल्यूशन का नेचर बिल्कुल फटाफट निकाल सकते हो, उसके लिए आपको अपनी दोनों इक्वेशन में x वाले टर्म का कोफिशिएंट, y वाले टर्म का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म की जरूरत पड़ती है। अगर ये तीनों चीजें आपने अपने दोनों इक्वेशन से निकाल ली तो आप बड़ी आसानी से अपने इन दोनों इक्वेशन से आने वाले सॉल्यूशन का नेचर बिल्कुल सेकंड्स में पता कर सकते हो। अब मेथड क्या कहता है उसको समझते हैं। तो मेथड के हिसाब से आप सबसे पहले यह चेक करो कि आपके पास जो दो इक्वेशंस है सर वो दो इक्वेशंस स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। यानी कि हमें पता है सर कि हमारे दो वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो सबसे पहले यह देखो कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे। क्लियर हो गया? अगर यह मेथड यहां पे अप्लाई करें सर तो क्लियरली मुझे दिख रहा है कि अभी फिलहाल ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि हमें अपने दो वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म पता है सर। उसका फॉर्मेट कुछ यूं होता है। क्या होता है सर? तो वो हो जाता है यहां पे ax प्लस by प्लस c बराबर 0। यही होता है सर। यानी कि अगर हम पेयर ऑफ इक्वेशंस के लिए बात करते हैं तो हम इस तरीके से फॉर्मेट लिख सकते हैं सर। कैसे? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इस तरीके से लिख सकते हैं सर। अब मैंने आपको क्या कहा था? अब मैंने आपको कहा कि पहले देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो। तो यहां पे दिख रहा है सर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे सर तो मेरा पहला इक्वेशन बन जाएगा x प्लस वाई माइनस 10 बराबर 0। यानी कि सर इस प्लस 10 को मैं इस तरफ ले आया। उसी तरीके से मेरा दूसरा इक्वेशन बन जाएगा सर x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0। अब कर लिया सर स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज। आगे क्या? आगे आपने कहा सर कि आपको अपने दोनों इक्वेशन में x वाले टर्म का कोफिशिएंट, y वाले टर्म का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म की जरूरत पड़ने वाली है। तो ये जो मैंने आपको बात कही उसको यहां पे अप्लाई करूं तो क्या दिख रहा है सर? अगर मैं अपने पहले इक्वेशन की बात करूं तो मुझे दिख रहा है कि मेरे x वाले टर्म का कोफिशिएंट 1 है, मेरे y वाले टर्म का भी कोफिशिएंट 1 है और मेरा कांस्टेंट टर्म -10 है। इसी तरीके से अगर हम दूसरे वाले इक्वेशन की बात करें सर, मुझे दिख रहा है कि मेरे x वाले टर्म का कोफिशिएंट फिर से 1 है सर, मेरे y वाले टर्म का कोफिशिएंट -1 है सर और मेरा कांस्टेंट टर्म -4 है। यानी ये जो बात मैंने आपको कही उसको अगर इस फॉर्मेट में लिखूं तो मैं कह सकता हूं सर कि मेरे ऊपर वाले इक्वेशन से मेरा a1 b1 c1, ये a1 b1 c1 क्या है? तो ये a1 b1 c1 मेरे एक इक्वेशन के x वाले टर्म का कोफिशिएंट, y वाले टर्म का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट करता है। वो निकाल लेते हैं सर। तो कंपेयर करके बता सकते हैं सर कि मेरे a1 की वैल्यू आ रही है 1, मेरे सर b1 की वैल्यू क्या आ रही है यहां से सर मेरे b1 की वैल्यू निकल के आ रही है अगेन 1 और सर मेरा कांस्टेंट टर्म यानी कि c1 निकल के आ रहा है -10। और यही कहानी अगर हम दूसरे वाले इक्वेशन के लिए दोहराएं सर तो यहां पे मेरे x वाले टर्म, y वाले टर्म का कोफिशिएंट और कांस्टेंट क्या क्या है सर? तो मुझे दिख रहा है कि यहां से कंपेयर करें सर तो मेरा a2 निकल के आ रहा है 1, मेरा b2 निकल के आ रहा है सर -1 और मेरा c2 निकल के आ रहा है -4। यानी कि सर जो आपने दो बातें कही वो मैंने कर ली। यानी सबसे पहले मैंने ये देखा कि मेरे जो पेयर है सर इक्वेशन के वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। जहां दिखा नहीं है तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया।
अब स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के बाद अपने दोनों इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालते हैं। ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 है क्या? तो हमने देखा था सर ये और कुछ नहीं, आपके दोनों इक्वेशंस के x वाले टर्म का कोफिशिएंट, y वाले टर्म का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म है सर, निकाल के रख लिया। अब आगे क्या? अब देखो, अब यहां पे ये जो a1 by a2 b1 by b2 और C1 by C2 के 3 रेशियो आते हैं ना सर, क्या कह रहा हूं सर? अब ये जो आपने निकाल के रख लिया है, उसके बाद ये जो आपके पास A1 by A2, B1 by B2 और C1 by C2 निकल कर आता है ना सर, ये अपने आप आपके सॉल्यूशन के नेचर को क्लियर कर देता है। कैसे क्लियर कर देता है अब उसको यहां पे समझने की कोशिश करते हैं, तो फिर सब ध्यान से देखना। तो सबसे पहले सबसे फर्स्ट केस को लेते हैं सर। फर्स्ट केस क्या था हमारा? तो फर्स्ट केस हमारा यूनिक सॉल्यूशन वाला केस था, यानी कि जिसका एक सॉल्यूशन निकल कर आता है। तो अगर ये कंसेप्ट हम एक सॉल्यूशन में अप्लाई कर रहे हैं तो देखो हमें क्या ऑब्जर्व हो रहा है। हमें यह ऑब्जर्व हो रहा है सर कि अगर दो लाइनें इंटरसेक्ट आपस में करेंगी, यानी कि अगर हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन आ रहा होगा सर, तो वो नेचर तभी आ सकता है अगर आपके a1 by a2 का जो रेशियो है और जो आपके b1 by b2 का रेशियो है सर, वो आपस में बराबर ना हो। क्या मैंने कहा सर? कि अगर आपको फर्स्ट केस के हिसाब से बात करनी है, यानी कि अगर आपको चेक करना है कि यूनिक सॉल्यूशन आएगा कि नहीं आएगा, तो उसके लिए जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आप a1 by a2 का रेशियो, b1 by b2 का रेशियो, c1 by c2 का रेशियो निकाल के रख लो। और जैसे ही देखो कि a1 by a2 का रेशियो b1 by b2 के रेशियो के बराबर नहीं है, तो तुरंत कह दूंगा सर यूनिक सॉल्यूशन आएगा। यूनिक सॉल्यूशन का केस है ये, नोट डाउन करो इसको। यानी कि सर यहां पे जितना हमने सीख लिया है, अगर हम उसको अप्लाई करें तो इस तरीके से मैं इस बात को समराइज कर सकता हूं सर, कि कोई अगर मेरे सामने दो इक्वेशंस दे दे। कैसी इक्वेशन सर? तो दो वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन दे दे और मुझसे यह पूछ ले क्या फटाफट मुझे बताओ कि इसका जो सॉल्यूशन आएगा उसका नेचर क्या होगा। तो अभी जो हमने कंसेप्ट सीखा है सर, उसके हिसाब से हम चंद सेकंडों में बता सकते हैं कि हमारे सॉल्यूशन का नेचर यूनिक आएगा कि नहीं आएगा सर। तो यूनिक के लिए क्या कंडीशन देख ली सर? तो कंडीशन ये कहती है कि आपके पास ये जो इक्वेशन का पेयर है, ये जो आपके पास दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन में पहले ये चेक करो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है बहुत अच्छी बात है सर, मेहनत थोड़ी सी कम हो गई। लेकिन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म का फॉर्मेट क्या होता है सर? तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मेरा फॉर्मेट होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 का फॉर्मेट। तो उस फॉर्मेट में अपने दोनों इक्वेशन को अरेंज करके रख लेंगे। अब आगे क्या करना है सर? अब मुझे अपने इस इक्वेशन को सर कंपेयर करना है और कंपेयर करने के बाद अपना a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालना है। अब ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 किस चिड़िया का नाम है सर? तो यहां पे ये जो सर a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की मैं बात कर रहा हूं, वो एक्चुअली में आपके इन्हीं दोनों इक्वेशंस के x वाले टर्म्स का कोफिशिएंट है, y वाले टर्म्स का कोफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म्स है। यानी कि मैं कह सकता हूं a1 a2 आपके दोनों इक्वेशन के x वाले टर्म्स का कोफिशिएंट है, b1 b2 आपके दोनों इक्वेशन के y वाले टर्म्स का कोफिशिएंट है और सर c1 c2 आपके दोनों इक्वेशन के कांस्टेंट टर्म्स है। और एक बार सर हमने ये वैल्यू निकाल ली तो यहां पे दो रेशियो को कंपेयर करके मैं बता सकता हूं कि यूनिक सॉल्यूशन आएगा कि नहीं आएगा। कौन सा दो रेशियो सर? तो पहला रेशियो मुझे निकालना है a1 by a2 का, दूसरा रेशियो मुझे निकालना है b1 by b2 का। a1 by a2 रेशियो का क्या मतलब है सर? मुझे अपने दोनों इक्वेशन के x वाले टर्म का कोफिशिएंट का रेशियो निकालना है। इसी तरीके से सर b1 by b2 के रेशियो का क्या मतलब है? b1 by b2 के रेशियो का मतलब सर ये है कि मुझे अपने दोनों इक्वेशन के y वाले टर्म्स के कोफिशिएंट का रेशियो निकालना है। और एक बार हमने ये रेशियो निकाल लिया और जब इनको आपस में कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद मुझे ये दिखने लगे सर कि ये रेशियोज आपस में बराबर नहीं है। क्या नहीं है सर? बराबर नहीं है। तुरंत कह देंगे यूनिक सॉल्यूशन का केस बन रहा है। इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल फटाफट आंसर आता है, सेकंड्स में पता कर लोगे कि यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं है। ये क्लियर हुआ? अब इसी बात को मैं और एक्सटेंड कर सकता हूं सर, यानी कि सर फटाफट अपने इक्वेशन में x वाले टर्म का कोफिशिएंट, y वाले टर्म का कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म को देखकर हम यह पता कर सकते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन आएगा कि नहीं आएगा।
और हम यह भी जानते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन ग्राफिकली कैसी बनती है। हमें पता है कि अगर यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन बन रही होगी तो मेरे जो इक्वेशन से दो स्ट्रेट लाइन आती है, वो दोनों स्ट्रेट लाइन आपस में एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। और सर यहां से ये जो एक पॉइंट का इंटरसेक्शन है, यही मुझे बताता है सर कि मेरा एक सॉल्यूशन आएगा, मेरा यूनिक सॉल्यूशन आएगा। और अगर सॉल्यूशन निकल कर आता है तो ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम क्या कह देते हैं सर? तो ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम कंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं। यानी कि सर यहां पे हर चीज को मैं कनेक्ट कर सकता हूं। यानी कि अगर मेरे पास इस तरीके से सर दो इक्वेशन है और वहां पे मैंने अपने रेशियो को निकाला और ये रेशियो होता हुआ मुझे दिखा, तो फटाफट क्या दूंगा सर? यूनिक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है। यानी कि जब ग्राफिकल एनालिसिस पे जाऊंगा तो मुझे दिखेगा दो स्ट्रेट लाइन आएगी जो आपस में एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। सर ये क्लियर हुआ? और ऐसे सिस्टम को हम कंसिस्टेंट सिस्टम कह देते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखो, ये जो बात मैंने आपको बोली ना, ये मैं उल्टी भी बोल सकता हूं। यानी इसका ऑपोजिट भी ट्रू है सर, इसका कन्वर्स भी ट्रू है। अब कन्वर्स के ट्रू होने का क्या मतलब है? इसका मतलब सर ये है कि कोई अगर मुझे डायरेक्टली ग्राफ पेपर पे इस तरीके से बनाकर दे दे दो लाइनें, ठीक है, कोई मुझे अगर ग्राफ पेपर पे इस तरीके से बनाकर दे दे दो लाइनें और मुझे अपने लाइनों का इक्वेशन बता दे इस फॉर्मेट में है, तो यहां से सर मैं इस वाले रिजल्ट तक भी पहुंच सकता हूं, क्योंकि मुझे क्लियरली अपने इस वाले लाइनों को देखकर दिख रहा है सर कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस का केस बन रहा है, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन आएगा। और अगर यूनिक सॉल्यूशन आ रहा होगा तो मुझे अपने दोनों इक्वेशन के एक्स वाले टर्म के कोफिशिएंट में, वाई वाले टर्म के कोफिशिएंट में एक कंडीशन दिख रही होगी। तो यानी कि अगर आपको ग्राफ दे दे तो आप ग्राफ की मदद से वापस इस कंडीशन पे भी पहुंच सकते हो। तो दोनों बातें सही है। आप इक्वेशन से चलते हुए ऐसे भी जा सकते हैं सर, और आप ग्राफ से चलते हुए वापस ऐसे भी जा सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब हम क्वेश्चंस देखेंगे और चीजों को अप्लाई होता हुआ देखेंगे तो आपको और चीजें अच्छे से समझ में आएगी और मजा आएगा। ये क्लियर हुआ? अब ये तो सर हमने पहला केस देखा, यानी कि हमें पता है कि अगर हम दो इक्वेशंस की एक साथ बात कर लेते हैं, अगर हम पेयर ऑफ इक्वेशंस की एक साथ बात कर लेते हैं तो सॉल्यूशन के तीन केसेस बनते हैं। तो तीन में से पहला केस हमने देख लिया सर यूनिक सॉल्यूशन का, तो कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो उसको नोट कर लो। अब सर सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस क्या है सर? तो फिर सर मेरी बात यहां ध्यान से सुनना। तो सर कुल मिला के सेकंड केस के अंदर अब हम कोइंसिडेंट लाइंस वाले कंडीशन पे बात करेंगे। यानी कि सर हम यह भी देख रहे थे कि हो सकता है कि अगर हम अपने इक्वेशंस को सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके सॉल्यूशन के नेचर को निकालने की कोशिश करें सर, तो वहां से मुझे पता लगे कि इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस वाला केस बन रहा है, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस वाला केस बन रहा है। तो अगेन क्या कोई तरीका है जिसकी मदद से हम फटाफट तरीके से अपने बस इक्वेशन को देखकर यह चेक कर पाए कि इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन का केस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल तरीका है सर। अगेन कहानी वैसे ही दोहरानी है कि सबसे पहले तो यह देखना है कि आपके पास जो दो इक्वेशन है सर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से है बहुत अच्छी बात है, काम हल्का आसान हो गया। लेकिन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि उसको हम ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे सर, दोनों के दोनों इक्वेशन को, अगर नहीं है तो। अब एक बार कन्वर्ट हो गया, उसके बाद ये जो हमारा फॉर्मेट होता है सर स्टैंडर्ड फॉर्म वाला, इससे कंपेयर करके हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालते हैं। अगेन सर a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है सर? तो ये मेरे दोनों इक्वेशन के x वाले टर्म का कोफिशिएंट, y वाले टर्म का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म है सर। और ये कैलकुलेट करने के बाद अब हम क्या करेंगे सर? अब हमें यहां पे तीन रेशियो की जरूरत पड़ती है। कौन कौन से रेशियो की सर? तो मुझे a1 by a2 की जरूरत पड़ेगी, मुझे b1 by b2 की जरूरत पड़ेगी और मुझे c1 by c2 की भी जरूरत पड़ेगी। मुझे तीन रेशियो की जरूरत पड़ेगी सर। और अगर ये जो तीनों रेशियो मैं निकाल रहा हूं सर, ये तीनों के तीनों रेशियो आपस में बराबर आ जाते हैं। अगर सर ये तीनों के तीनों रेशियो बराबर आने चाहिए, किसी एक के बराबर होने से नहीं होगा, तीनों बराबर होने चाहिए सर। अगर तीनों के तीनों बराबर आ जाते हैं तुरंत कह दूंगा सर इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन का केस बन रहा है। यानी इसी बात को मैं ऐसा भी कह सकता था कि अपने इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में सेट करने के बाद अगर मैं ये देख रहा हूं, क्या देख रहा हूं सर? कि मेरे x वाले टर्म्स के कोफिशिएंट का रेशियो बराबर है
मेरे y वाले टर्म्स के कोफिशिएंट के रेशियो के, जो कि अगेन बराबर है मेरे कांस्टेंट टर्म्स के रेशियो के, तो तुरंत कह दूंगा सर इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस का केस है। तो फटाफट पहले इसको नोट डाउन करो सर कंडीशन। अब अगेन इस बात को सर मैं चाहूं तो ग्राफिकली कनेक्ट भी कर सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है सर कि हमारे इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस आ रहे हैं। इसका ग्राफिकल एनालिसिस कहता है कि अगर आप अपने दो स्ट्रेट लाइंस को प्लॉट करने की कोशिश करते तो आपके पास दो कोइंसिडेंट स्ट्रेट लाइन निकल कर आती, दो ओवरलैप करने वाली स्ट्रेट लाइन निकल कर आती। और अगर कोई पूछ देता कि इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन का केस बन रहा है तो आपका सिस्टम किस तरह का सिस्टम है, तो आप ये भी उसको बता सकते थे सर मेरा आंसर निकल के आ रहा है, यानी कि ये एक कंसिस्टेंट सिस्टम है। तो ये हर बात कनेक्ट की जा सकती है सर। ये फंडा क्लियर हुआ? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी अगेन नहीं होनी चाहिए। यानी अगेन यहां पे भी मैं कहूंगा सर कि ये पूरी चीज मैं रिवर्स भी चला सकता था, यानी गाड़ी यहां से भगाई यहां से भी भगा सकता था। यानी कोई अगर मुझे बस इस तरीके से ग्राफ पेपर पे कोइंसिडेंट लाइन बनाकर दे दे और मुझसे ये पूछ ले कि ये जो दो लाइनें हैं इसके जो इक्वेशन रहे होंगे उस इक्वेशन में x वाले टर्म के कोफिशिएंट में, y वाले टर्म के कोफिशिएंट में, कांस्टेंट टर्म में, रेशियोज में क्या रिलेशन होगा, तो मैं उसको ये वाला रिलेशन भी निकाल के बता सकता हूं। यानी कोई अगर मुझे ये बना के दे दे तुरंत कह दूंगा कोइंसिडेंट लाइन है, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, और इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होने के लिए ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए थी। यानी कि सर हम इस तरीके से पीछे भी जा सकते हैं। अगेन वही कहानी, जब सवाल देखेंगे तो आपको ये फॉर्मेट कैसे अप्लाई करना है ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यानी कि अगेन यहां पे हर बात को समराइज कर दूं तो इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए क्या देखा सर कि जब सब कुछ कंपेयर कर लिया और मैं ये देख रहा हूं कि मेरा a1 by a2 की वैल्यू, b1 by b2 की वैल्यू, c1 by c2 की वैल्यू आपस में बराबर है। मेरे दोनों इक्वेशन के x वाले टर्म्स के कोफिशिएंट का रेशियो, y वाले टर्म्स के कोफिशिएंट का रेशियो, कांस्टेंट टर्म्स का रेशियो अगर बराबर है तुरंत कह दूंगा सर इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन का केस है। नोट डाउन करो, कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है तो। अब फाइनली अपने लास्ट वाले केस पे आ जाते हैं सर। तो लास्ट वाला केस यहां क्या कहता है सर, उस पर बात कर लेते हैं। तो सर मुझे अपने लास्ट वाले केस के हिसाब से भी पता है सर कि अब नो सॉल्यूशन का केस बचा है। तो अगर अगेन वही कहानी सर कि अगर मुझे फटाफट तरीके से अपनी इक्वेशन को देखकर चेक करना है कि नो सॉल्यूशन का केस बन रहा है तो कैसे देखेंगे सर कि अपने दोनों इक्वेशंस में ये देखेंगे सर कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है बहुत अच्छी बात है, काम आसान हो गया। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो दोनों के दोनों इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले चेंज करेंगे सर। कैसे चेंज करेंगे, तो अपने दोनों इक्वेशन को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के फॉर्मेट में ले जाएंगे। एक बार दोनों इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के फॉर्मेट में आ गए हैं सर तो वो कुछ इस तरीके से मुझे दिखेंगे। अब वहां से मुझे अपना a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकालनी है। अब ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है सर, तो ये एक्चुअली में मेरे दोनों इक्वेशन के अंदर x वाले टर्म्स का कोफिशिएंट है, y वाले टर्म्स का कोफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म्स है सर। ये क्लियर हुआ? और सर मुझे 3 रेशियो की जरूरत पड़ने वाली है। कौन कौन से 3 रेशियो की सर, तो मुझे a1 by a2 भी चाहिए, मुझे b1 by b2 भी चाहिए, मुझे c1 by c2 भी चाहिए। यानी कि सर मुझे अपने दोनों इक्वेशंस के x वाले टर्म्स के कोफिशिएंट का भी रेशियो चाहिए, y वाले टर्म्स के कोफिशिएंट का भी रेशियो चाहिए, कांस्टेंट टर्म्स का भी रेशियो चाहिए सर। और यहां पे ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब देखो मैं जैसे बता रहा हूं ना वैसे याद रखना आसानी होगी, इसको याद रखोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। क्या बता रहा हूं ध्यान से सुनना। तो सर दो रेशियोज एक साथ हमें एनालाइज करने पड़ेंगे, दो रेशियोज एक साथ हमें एनालाइज करने पड़ेंगे, तब जाके मैं कहूंगा कि नो सॉल्यूशन है। कैसे सर, उसको यहां पे समझना। तो अगर आप ये देखो, क्या देखो सर कि आपका a1 by a2 b1 by b2 के बराबर आ जाए और इसके साथ साथ और इसके साथ साथ सर आप ये देखो कि आपका b1 by b2 का रेशियो c1 by c2 के रेशियो के बराबर ना है, तब कहेंगे सर कि नो सॉल्यूशन का केस बन रहा है। यानी कि बस इतना बोल देने से काम नहीं चलेगा, बस इतना बोल देने से काम नहीं चलेगा, दोनों चीजें एक साथ होनी चाहिए सर, तभी कहेंगे नो सॉल्यूशन का केस बन रहा है। यानी कि जैसे ही हम ये देखें सर यहां पे कि हमारे दोनों इक्वेशन के अंदर x वाले टर्म्स के कोफिशिएंट का रेशियो उसके y वाले टर्म्स के कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर है और इसी के साथ साथ y वाले टर्म्स के कोफिशिएंट का रेशियो कांस्टेंट टर्म के रेशियो के बराबर नहीं है, तब कह देते हैं नो सॉल्यूशन का केस बन रहा है। या फिर एक और तरीके से हम इसी बात को कह सकते हैं सर, कैसे?
तो तरीका कहता है कि आपका a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर होना चाहिए और इसके साथ साथ आपका a1 बाई a2 c1 बाई c2 के बराबर नहीं होनी चाहिए। यानी कि सर अगेन अगर आपको नो सॉल्यूशन कहना है तो आप ऐसे भी बात कर सकते हो, और जब हम ऐसे बात करेंगे उस कंडीशन में दोनों चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए, किसी एक के सेटिस्फाई होने से काम नहीं चलेगा। यानी कि बस अगर a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर है इतना बोलने से काम नहीं चलेगा सर, आपको यह भी बोलना पड़ेगा, साथ साथ यह भी चीज चेक करनी पड़ेगी, दोनों एक साथ हुआ तभी कह देंगे नो सॉल्यूशन है। यानी कि या तो आप ये दोनों एक साथ चेक करो या ये दोनों एक साथ चेक करो, दोनों एक साथ वेरीफाई होगा तभी कहेंगे नो सॉल्यूशन है सर। ये हमेशा याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब मेरी बात यहां फिर से ध्यान से सुनना सर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सर यहां पे यह है कि आपके दोनों इक्वेशन के अंदर x वाले टर्म्स के कोफिशिएंट का रेशियो आपके y वाले टर्म्स के कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर आना चाहिए, और इसी के साथ साथ आपके x वाले टर्म्स का कोफिशिएंट का रेशियो आपके कांस्टेंट्स के रेशियो के बराबर नहीं आना चाहिए। यह क्लियर हुआ? यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी अगेन आपको नहीं होनी चाहिए। अब यहां पे स्टूडेंट कहेंगे सर ये आपने कहां से लिखा वो समझ में आया, ये कैसे लिख दिया ये नहीं समझ में आया, उसको थोड़ा सा समझते हैं। ये चीज तो क्लियरली दिख रही है सर कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर है, दिख रहा है सर। b1 बाई b2 c1 बाई c2 के बराबर नहीं है, दिख रहा है सर। ये कैसे लिख दिया सर आपने कि a1 बाई a2 c1 बाई c2 के बराबर नहीं है सर, ये वाली बात आपने कैसे लिख दी? अगेन इसको समझना भी आसान है, बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को समझना। ये तो इतना समझ में आ रहा है सभी को कि b1 बाई b2 c1 बाई c2 के बराबर नहीं है, इसको थोड़ा लिख लेता हूं। ये सभी को समझ में आ रहा है b1 बाई b2 c1 बाई c2 के बराबर नहीं है सर, लिख लिया। अब ये बात कहां से आई अब उसको समझते हैं। देखो हमने भी जस्ट क्या देखा सर कि b1 बाई b2 a1 बाई a2 के बराबर है, और अगर b1 बाई b2 a1 बाई a2 के बराबर है सर तो b1 बाई b2 के बदले हम यहां पे a1 बाई a2 लिख सकते हैं सर, इस चीज के बदले हम ये लिख सकते हैं, और अगर हम इस चीज के बदले ये लिख देंगे तो क्या दिस इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 नहीं बोल सकते सर? बिल्कुल बोल सकते हैं, बस वही वाली चीज तो यहां पे लिख ली। तो स्टूडेंट्स डायरेक्टली सीधे सीधे याद रखते हैं, लेकिन क्रॉस कनेक्शन भी बनता है, यह भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रॉस कनेक्शन भी बनता है, यह भी आपको याद रखना है सर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि यह बात सही है कि आप कह सकते हो a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर है, b1 बाई b2 c1 बाई c2 के बराबर नहीं है, लेकिन आप साथ साथ यह भी कह सकते हो कि a1 बाई a2 c1 बाई c2 के बराबर नहीं है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। या तो ये दोनों बात एक साथ बोल दो तो कह देंगे सर कि नो सॉल्यूशन है, या तो ये दोनों बात एक साथ बोल दो तो कह देंगे नो सॉल्यूशन है। किसी एक के बस बोल देने से काम नहीं होगा सर, नोट डाउन करो, बहुत इंपॉर्टेंट। यह फंडा समझ में आया? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी अगेन नहीं होनी चाहिए। अब फिर से वही चीज सर, अगर इस कंडीशन से यह पता लग रहा है नो सॉल्यूशन है तो ग्राफिकली यहां से हम सोच सकते हैं सर नो सॉल्यूशन के केस में मेरे पास जो दो स्ट्रेट लाइन निकल कर आती हैं वो आपस में पैरेलल होती हैं, तो यह भी हम बोल सकते हैं सर। और मुझे यह भी पता है नो सॉल्यूशन के केस में हमारा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है सर वो इनकंसिस्टेंट कहलाता है। यानी इस रिलेशन के बल पे हम इतनी सारी बातें कर सकते हैं, और अगेन यहां पे भी हम रिवर्स जा सकते हैं सर। रिवर्स जाने का क्या मतलब है कि कोई अगर मुझे इस तरीके से ग्राफ पेपर पे दो स्ट्रेट लाइन जो कि आपस में पैरेलल हो बनाकर दे दे तो फटाक से हम कह देंगे कि नो सॉल्यूशन का केस बन रहा है, यानी कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है, यानी कि वहां से हम इस रिलेशन पे वापस भी जा सकते हैं, यानी कि हम यहां से यहां भी पहुंच सकते हैं सर, यहां से यहां भी पहुंच सकते हैं सर। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा क्रूशियल, ध्यान में रखना, नोट करो। अब अगेन देखो यहां पे अगर मैंने ये चीज बता दी है तो एक और चीज वापस पीछे स्लाइड में जाके बता देता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है। जब हम अपना कोइंसिडेंट वाला केस देख रहे थे तो यही था सर कोइंसिडेंट वाला केस में, तो यहां पे भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे याद रखते हैं। कैसे? वो याद रखेंगे a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर है, ठीक है, और b1 बाई b2 c1 बाई c2 के बराबर है, वो ये तो याद रखेंगे। लेकिन यहां पे एक और चीज हो रही है भाई, क्या हो रहा है? आपका a1 बाई a2 c1 बाई c2 के भी तो बराबर है, तो ऐसे भी याद रखना जब बहुत सारी चीजें एक साथ इज इक्वल टू के साथ कनेक्टेड होती है तो क्रॉस कनेक्शन भी बनता है, क्रॉस कनेक्शन पे भी आपका ध्यान होना चाहिए। यानी ये तो सबको याद रहेगा a1 बाई a2 b1 बाई 2 के बराबर, b1 बाई b2 c1 बाई c2 के बराबर, लेकिन ये भी याद रखना कि यहां से जब क्रॉस कनेक्शन बनेगा उसके हिसाब से a1 बाई a2 c1 बाई c2 के बराबर होगा। क्लियर है? नोट डाउन करो इसको। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यानी जितनी बातें तीनों केस के हिसाब से सीख ली सर, अगर उसको एक साथ बोलूं तो मैं कह सकता हूं
कि अगर दो रिलेशन की मदद से काम करना है, यानी कि अगर हम ये देखें सर कि मेरा a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, तो कह देंगे यूनिक सॉल्यूशन का केस है। अगर हम तीन रेशियो निकाले सर और तीनों रेशियो आपस में बराबर हो, यानी कि मेरा a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों आपस में एक दूसरे के बराबर है, तुरंत कह देंगे सर कि ये मेरा इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन का केस बन रहा है। और यहीं पे सर अगर हम ये देखें कि मेरा a1/a2 तो b1/b2 के बराबर है, लेकिन b1/b2 c1/c2 के बराबर नहीं है, या फिर हम ये देख लें कि मेरा a1/a2 तो b1/b2 के बराबर है, लेकिन मेरा a1/a2 c1/c2 के बराबर नहीं है, तो तुरंत कह देंगे सर कि ये नो सॉल्यूशन का केस बन रहा है। तो जैसे जैसी चीजें बताई हैं वैसे वैसे ध्यान में रखना, वैसे वैसे अपने कॉपी पे नोट रखना, क्योंकि जब अच्छे सवाल आएंगे तो वहां पे कुछ इंटरेस्टिंग चीजें होती हुई आपको दिखेंगी। तो कहने के लिए कंडीशंस बहुत सिंपल, लेकिन हम जब सवाल में अप्लाई करेंगे तो बहुत मजेदार हो जाएगा सर, बहुत मजा आएगा। ये क्लियर हुआ? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कुछ सवालों में ट्राई करते हैं सर। अब जैसे मान लो ये आपके सामने सवाल है, इस सवाल में आपको बस नॉर्मली ये देखना है कि आप ग्राफ अभी फिलहाल मत बनाओ, बस चेक करके बताओ कि सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा और वहां से कुछ चीजें मुझे डिराइव करो। तो आप कहोगे सर सबसे पहले जो आपने सिखाया है उसके हिसाब से ये देखेंगे कि मेरे इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। अब क्लियरली दिख रहा है दोनों के दोनों इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में होने के लिए सर उसको ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में होना चाहिए था, लेकिन ना ये इस फॉर्म में दिख रहा है ना ये इस फॉर्म में। तो पहले इसको चेंज कर लेंगे सर। तो दोनों को अपने फॉर्मेट के हिसाब से चेंज करते हैं। तो चेंज करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 3x प्लस 6y माइनस 3900 बराबर 0। दूसरे वाले को चेंज करेंगे तो x प्लस 3y माइनस 1300 बराबर 0 आ जाएगा सर। तो हमने चेंज कर लिया। अब क्या करते हैं सर, अब इसको हम अपने इस वाले स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालते हैं। यानी कुल मिला के अपने इक्वेशंस के x वाले टर्म का कोफिशिएंट, y वाले टर्म्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म्स को निकालते हैं सर, क्योंकि मुझे रेशियोज की जरूरत पड़ती है। अब यहां पे अगर मैं आपसे पूछ दूं कि a1 b1 c1 क्या है, तो तुरंत फटाफट कंपेयर करके बता सकते हो सर कि मेरा a1 है 3, पहले वाले को अगर हम इससे कंपेयर करें a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, तो मैं फटाफट बता सकता हूं कि सर मेरा a1 है 3, मेरा सर b1 है 6 और मेरा c1 माइनस 3900 है। बहुत इंपॉर्टेंट, गलती मत कर देना सर, c1 माइनस 3900 है, क्योंकि फॉर्मेट के हिसाब से यहां प्लस है तो आपको पूरा का पूरा माइनस साइन के साथ c1 लेना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर इस वाले को हम a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से कंपेयर कर दे सर, तो हम बोल सकते हैं कि मेरी a2 की वैल्यू आ रही है यहां से 1, मेरी b2 की वैल्यू यहां से आ रही है 3, मेरी c2 की वैल्यू यहां से आ रही है सर माइनस 1300। ये क्लियर हुआ? लिख लिया सर। अब उसके बाद किसकी बारी सर, रेशियो निकालने की बारी। a1/a2 का रेशियो निकालते हैं। क्या आ रहा है सर, तो मेरे a1/a2 का रेशियो आ रहा है सर 3/1। चलो आगे b1/b2 का रेशियो निकालते हैं। क्या आ रहा है सर, तो मेरे b1/b2 का रेशियो आ रहा है 6/3। क्या आ रहा है सर, ये कुल मिला के 6/3, यानी कि 3 2 जा 6, यानी कि 2 आ रहा है सर। सर c1/c2 भी निकाल लेते हैं। c1/c2 निकालेंगे तो क्या आ रहा है सर, ये आ रहा है माइनस 3900 डिवाइडेड बाई यहां पे माइनस 1300। माइनस से माइनस गया सर, 2 0 से 2 गया, 2 0 गया, 13 2 26, 13 3 39, यानी कुल मिला के 3 आ रहा है सर। क्लियर है, यानी कि 3/1। अब यहां पे क्लियरली मुझे दिख रहा है सर कि मेरा a1/a2, मेरा सर a1/a2 क्या है, b1/b2 के बराबर नहीं है, b1/b2 के बराबर नहीं है सर। क्लियर है, ये क्लियरली दिख रहा है। और जैसे ही ये क्लियरली मुझे दिखा, क्या मुझे आगे जाने की जरूरत है, क्या मुझे c1/c2 की जरूरत है? नहीं जरूरत है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है सर कि ये जो मेरी दो रेशियो वाली कंडीशन जहां मुझे सेटिस्फाई होती हुई दिख गई, तो c1/c2 की जरूरत ही नहीं पड़नी है। आप निकाल के रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आपको दिख जाए कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहीं से समझ में आ जाता है सर कि ये यूनिक सॉल्यूशन का केस है। ये यूनिक सॉल्यूशन का केस है सर। यानी कि अगर मैं अपने इन दोनों स्ट्रेट लाइन को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करता तो दो स्ट्रेट लाइन निकल कर आते और ये दोनों स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्टिंग नेचर के होते हैं, मतलब कि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। और चूंकि यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है तो कह सकते हैं ये दोनों स्ट्रेट लाइन मिलकर, ये दोनों इक्वेशन मिलकर मेरे कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बना रहे हैं सर। तो जितनी बातें सीखी थी वो मुझे यहां पे अप्लाई होती हुई एक एग्जांपल के थ्रू दिख रही है। और भी एग्जांपल देखेंगे लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, फिलहाल इसको नोट कर लो।
तो लेक्चर अगेन बहुत ज्यादा लेंथी ना हो जाए तो भी फिलहाल इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत सारे सवाल करने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट अब हमने सीख लिए हैं, तो बहुत मजा आने वाला है। बिल्कुल ध्यान से हर चीज अच्छे से करने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं हम नए टॉपिक के साथ। तो आई होप आपको चीजें क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, कहीं पे भी लग रहा है कुछ क्लियर नहीं हुआ या कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। थैंक यू।